नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड में आज भी मौसम बिगड़ा रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते प्रदेश भर में 5 मई तक ऐसा ही हाल रहेगा, जबकि 6 मई को भी प्रदेश भर में मौसम बदला रह सकता है। प्रदेश भर में को मौसम बदला रहेगा और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून समेत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पौड़ी और नैनीताल जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते प्रदेश भर में 5 मई तक ऐसा ही हाल रहेगा, जबकि 6 मई को भी प्रदेश भर में मौसम बदला रह सकता है। तो आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के चलते आज मौसम फिर बिगड़ गया है। मौसम ने करवट ली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से 5 मई यानी कि अगले 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। चलिए इस खबर पर पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग देहरादून से जुड़ चुके हैं। धनराज, मुझे इस खबर पर पूरी जानकारी दीजिएगा। जी तानिया, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड का जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल देर रात भी हमने देखा कि कल भी उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली। और वहीं मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से भविष्यवाणी जारी की गई थी कि 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी और तेज हवाएं भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वही देखेगा कि वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आई, क्योंकि कल हमने देखा कि कल लगभग 2 बजे तक कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली और ओलावृष्टि भी कई जगहों पर देखने को मिली है। और वहीं अभी भी मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट एक तरीके से जारी किया गया है कि आने वाले 2 दिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर तेज बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एक और 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। और आप देख रहे हो कि लगातार जो 4 धाम यात्रा है उसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भीड़ देखने को मिल रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम बाधा बनता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है वो 4 धाम यात्रा को देखते हुए भी की गई है कि यदि ऐसा मौसम लगता है कि मौसम अधिक खराब होता है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को रोकने की भी प्रक्रिया की जा सकती है। जी धनराज, जैसे 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है और अधिक बारिश के चलते और ओलावृष्टि के चलते जल भराव की समस्या अधिक हो जाती है, इसमें सड़कों में क्या सावधानियां बरतने के लिए लोगों को कहा गया है जिससे कि यातायात जो है वो प्रभावित ना हो? बिल्कुल तान्या, देखिए आपने सही कहा है कि जब भी 4 धाम यात्रा का समय है और दूसरी ओर कहीं ना कहीं मौसम उसमें बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मौसम की विभाग की तरफ से जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है और सावधानी बरतने के निर्देश कहीं ना कहीं यात्रियों को भी दिए गए हैं और उसके साथ ही शासन प्रशासन को भी इसके सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और आप देखिएगा कि जो शासन प्रशासन है वो अपनी तैयारियों में पहले ही कर चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहले से ही कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अलर्ट है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि कई जगहों पर ऐसे रास्ते बंद हो गए थे कि जहां पर कहीं ना कहीं आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था मौसम के कारण। लेकिन वही देखिएगा कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पहले से ही जो कहा जाए पीडब्ल्यूडी विभाग है या अन्य आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, तमाम टीमों को कहीं ना कहीं निर्देश जारी किए थे कि ऐसे मौसम में यदि ऐसा मौसम खराब होता है तो वो जो सुरक्षा के हालात से जो कदम उठा सकते हैं वो उनको उठाने चाहिए। और उसके साथ ही कहीं ना कहीं ऐसी जगह जो जहां पर मलबा आने की संभावना बनी रहती है, रास्ते बंद होने की संभावना बनी रहती है, ऐसी जगहों को पहले से ही चिन्हित किया गया है और ऐसी जगहों पर पहले से ही जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैद की गई हैं और इसके साथ ही जो तकनीकी मशीनें हैं वो भी वहां पर मुस्तैद की गई है, ताकि समय रहते जो रास्ता है उसको खोला जा सके और यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। धनराज गर्ग देहरादून से हमें अपडेट कर रहे थे। बता दें कि अगले 2 दिन के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक्टिव हो गया है और ओलावृष्टि के भी चेतावनी जो है वो जारी की गई है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कुछ इलाकों में यानी कुछ हिस्सों में तेज बारिश और ओलावृष्टि बताई गई है। तो चलिए आगे बढ़ चलेंगे। उत्तराखंड सरकार ने अपना एक और संकल्प पूरा करने का काम किया है। राज्य की धामी सरकार ने फरवरी में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान सख्त भू कानून के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 नवनिर्मित से पारित किया था और भू कानून विधेयक में आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देने हैं। बाहरी राज्य के व्यक्ति हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ शेष अन्य 11 जिलों में कृषि व बागवान के लिए भूमि खरीद पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है। उद्योग, होटल, चिकित्सा समेत विभिन्न प्रयोजन के लिए भी भूमि खरीदने की अनुमति तो होगी, लेकिन इसके लिए संबंधित विभागों में भूमि अनिवार्यता प्रमाण पत्र लेना होगा। भूमि खरीद की अनुमति जिलाधिकारी के स्थान पर प्रशासन से होगी। धामी सरकार ने इस कानून में जैसे नियम रखे गए हैं वैसे ही मांग राज्य की जनता कर रही थी, ताकि राज्य की जनता के पास उनके अधिकारों की जमीनें बची रह सके और भू माफियों पर लगाम लग सके। धामी सरकार के इस कानून को राजभवन से मंजूरी मिलने पर भाजपा खुश है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की माने तो राज्य हित के लिए धामी सरकार लगातार कार्य कर रही है, जिसमें एक के बाद एक क्रांतिकारी निर्णय धामी सरकार ले रही है। कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी देर किसको लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। अगर ये विधायक राज्य के लिए हितकारी था तो फिर इसे लागू करने में इतना समय क्यों लगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड में जिस तरह से बाहरी लोगों के द्वारा जमीनें बेरोक टोक खरीदी जा रही थी, समाज से भी आवाज़ आई है और हमारी सरकार ने भी इसको आवश्यकता महसूस किया कि यहाँ की ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त हो रही है उसको एक रेगुलाइजेशन किया जाए, उसका कंट्रोल किया जाए। तो इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की सिफारिशें भी आई हैं और उसके बाद सरकार ने निर्णय लिया और ये कानून, एक व्यवस्था, एक नियमावली उसके लिए तय की है और उसको कानून बनाने के साथ साथ उसको महामहिम राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था और जानकारी प्राप्त हुई है कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा उसको स्वीकृति दे दी गई है और महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद वो प्रदेश में एक कानून का रूप उसने ले लिया है। तो इससे प्रदेश के अंदर जो बेतरतीब तरीके से बाहर के लोग कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, किस उद्देश्य से ज़मीनें खरीद रहे हैं, इस सब चीज़ पर रोक लगेगी। और मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इससे जो डेमोग्राफिक चेंज उत्तराखंड के अंदर तेज़ी से हो रहा था उस पर रोक लगेगी। नहीं, इस भू कानून को मैं सिर्फ आई वॉश के रूप में जो जनता उद्वेलित थी, आक्रोशित थी, उनको शांत कराने के रूप में देखती हूं। ये केवल और केवल मुख्यमंत्री जी की कोशिश या सरकार की कोशिश है कि जो जनता भू कानून मांग रही थी उनका किसी तरह से मुंह बंद कराया जाए। अदरवाइज इसमें सख्त कहने को कुछ भी नहीं है। 13 जिलों का छोटा सा हमारा राज्य है, 11 जिलों के लिए एक अलग भू कानून है और बाकी 2 जिलों के लिए अलग भू कानून है। इसमें जिस तरह से प्रायोजन के लिए जब भूमि ली जाएगी तो अब सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ही वो मुख्यमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में ये प्रायोजन हटा दिया गया था। इससे पहले त्रिवेंद्र रावत जी ने भू कानून को जिस तरह से तोड़ना मरोड़ना था या हल्का करना था उन्होंने किया। यानी कि भाजपा जब जब सत्ता में आई है तब तब उत्तराखंड की भूमि के साथ खुर्द-बुर्द करने के कुप्रयास या षड्यंत्र रचे गए हैं और अभी भी ये जो भू कानून जिसको मंजूरी राजभवन से मिली है ये भी हमारी समस्या को एड्रेस नहीं कर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम अन्य व्यवस्थाओं को पीआरडी के जवान दुरुस्त करते हुए नजर आएंगे। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग ने पीआरडी जवानों को अब विभिन्न क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया है। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के डीओ प्रमोद पांडे ने बताया कि पुलिस की ओर से 270 जवानों की मांग की गई थी। इसके अलावा कई अन्य विभागों से भी पीआरडी के जवानों को चारधाम यात्रा मार्ग में लगाए जाने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने बताया कि अब धीरे धीरे पीआरडी जवानों को उनके ड्यूटी स्थलों और अन्य विभागों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राम यात्रा के लिए 270 लोगों की डिमांड थी एसएसपी साहब की, जिसके क्रम में हमें स्वीकृतियां भी पूरी प्राप्त हो गई निदेशालय से। इस वर्ष जो यात्रा है उसकी गंभीरता को लेते हुए सारे विभागों की मांग है हमारे पास। आरटीओ ने हमसे करीब 70-80 लोग मांगे हैं। नगर पालिका मसूरी ने भी हमसे यात्रा सीजन को देखते हुए मांगा है। तो इस समय हम प्राथमिक रूप से पुलिस विभाग को 150 पीआरडी स्वयंसेवक उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से 100 पीआरडी का डिप्लॉयशन हमने कल कर दिया है और 50 हम आज।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर नारसन बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का एसएसपी हरिद्वार ने देर रात निरीक्षण किया, जहां एसएसपी ने चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए रजिस्ट्रेशन काउंटर को चेक किया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि नारसन बॉर्डर चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है। ऐसे में वाहनों की चेकिंग की जा रही कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस हर परिस्थिति में तैयार है। नारसन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पर जो टेम्पो ट्रैवलर और बसेस की चेकिंग का हम लोगों ने मुख्यतः पॉइंट रखा है। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेकिंग के साथ साथ अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रोत्साहित करना, साथ में अगर किसी परिस्थितियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान पर हो रहा है तो वहाँ भेजने तक का प्रोत्साहन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हमारे जवान पूरी तरीके से मुस्तैद भी हैं और हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। हम लोग किसी भी चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से निपटने के लिए सक्षम। नैनीताल में बुजुर्ग द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ किए गए दुष्कर्म की घटना से पूरे उत्तराखंड में उबाल है। हर जगह इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा हो रही है और उत्तराखंड महिला उद्यमिता परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने इस इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। अपने निजी आवास में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, देवभूमि के लिए शर्मसार करने वाली यह घटना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने तत्काल इस मामले का संज्ञान लेते हुए घटना में शामिल बुजुर्ग आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए उसके घर को ध्वस्त करने की आदेश नगर पालिका से कराई है। भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा से ना हो, इसके लिए इस तरह की कार्रवाई बेहद जरूरी है। रेणु अधिकारी ने कड़े शब्दों में कहा है कि इस तरह की घटना करने वाले लोगों को जड़ों से मिटा दिया जाएगा। शर्मसार घटना है हमारी देवभूमि के लिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगी जिनके द्वारा तुरंत इस विषय पे जो गंभीर विषय चल रहा था इस पे कार्रवाई की और वो जो अपराधी है 73 साल के जो अधेड़ हैं जो 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म किए वो पकड़े भी गए हैं। और मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी क्योंकि ऐसे विषय पे तुरंत कार्रवाई हुई। और दूसरा मैं आपको आदेश की कॉपी भी दिखाना चाहूंगी कि उनके घर को भी ध्वस्तीकरण के आदेश आ चुके हैं नैनीताल नगर पालिका द्वारा। और निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आगे भी इस तरह की घटनाएं नहीं हो पाएंगी। और अगर हमने किसी इस तरह के अपराध को अगर वास्तव में अंकुश लगाना तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं मैं उनकी बहुत प्रशंसा करूंगी और आगे भी ऐसे निर्णय लिए जाएंगे कि इनको जड़ से हटा देने का काम करेंगे, इनके और इनकी जड़ों को और इनके आकाओं को। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर नैनीताल दुष्कर्म के आरोपी का घर पर जल्द बुलडोजर चलेगा। गौरतलब है कि एक धर्म विशेष के व्यक्ति पर लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया था, जिस पर नैनीताल में काफी बवाल और तोड़फोड़ हुई। स्थानीय लोग सड़कों पर निकले और विरोध प्रदर्शन किए। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय निवासियों का आक्रोश अभी भी कम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द से जल्द आरोपी को उसके गुनाहों की सजा दिलाई जाएगी। उसके घर पर निशाना लगाकर नोटिस भी दिया गया है और बहुत जल्द उसके घर को ध्वस्त भी किया जाएगा। देखिए, ये जो कुकृत्य हुआ है नैनीताल में वो काफ़ी शर्मसार करने वाला है और इसको लेकर हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा सजग है और इसको लेकर डिसीज़न भी लिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको लेकर उनके जिसने ये कुकृत्य किया उसके घर को बुलडोजर से ढहाने की भी बात करी है और इस मामले को तुरंत फैसला लेने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी इस बात को ले जाने की बात करी है। और निश्चित तौर पर ये जो कुकृत्य हुआ है वो हमारे उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला मामला है और हमारी राज्य सरकार किसी भी तरीके से इसमें हीला हवाली की बात नहीं करी। और विपक्ष जहां तक इसको लेकर एक माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है, इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है, तो उसको अपने इतिहास में झाँक कर देखना चाहिए कि जो पुराने समय में जो इनका नारी निकेतन प्रकरण हुआ था, जो लाडली का प्रकरण हुआ था, नन्ही परी का कांड हुआ था, इन सब चीज़ों को इसको एक बार देखना चाहिए और इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं देखना चाहिए। जब इस प्रकार के मुद्दे होते हैं तो
हरिद्वार नगर निगम में करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले पर शासन ने कड़ी कार्रवाई की है। 54 करोड़ के घोटाले में लिप्त पाए गए 4 अफसरों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड अफसरों में सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवान, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट और अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता विष्ट के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि सराय स्थित कृषि भूमि को नियमों के विरुद्ध आवासीय भूमि घोषित कर 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। ये सारा मामला प्रशासक काल का है, जब नगर निगम बिना बोर्ड के चल रहा था। अब जब घोटाले की परतें खुलनी शुरू हुई तो शासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए अफसरों पर सख्ती दिखाई है। मामले की जांच तेज हो गई है और जल्द ही और नामों पर गाज गिर सकती है। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम द्वारा सभी वार्डों में फॉगिंग की जा रही है। वहीं देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि सभी पार्षदों को कहा गया है कि सभी पार्षद अपने क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करें और अपने घरों में पानी इकट्ठा न होने दें। साथ ही अगर इस बीच लापरवाही के चलते किसी के घर से डेंगू का लार्वा मिलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे हमने अपने पूरे सारे पार्षदों के साथ मिलकर और उनसे भी निवेदन किया है, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं पार्षदगण। तो आप सब लोगों को जा के आप एक तो उनको इस बात के लिए प्रेरित कीजिए कि अपने यहाँ पानी वगैरह इकट्ठा ना होने दें, और जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हुआ सबसे पहले खतरा उन्हीं लोगों को है। तो एक तो ये ना होने दें, और साथ ही हमने कड़ी कार्रवाई की भी इसमें बात की है कि जहाँ पे भी हमको लापरवाही मिलेगी किसी कई के द्वारा कि वो लार्वा को पैदा होने के लिए जिम्मेदार है, उत्पन्न करने की स्थिति में आ रहे हैं उनकी लापरवाही की वजह से, तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने का काम हो। किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ कल शनिवार को उधम सिंह नगर जिले में यमराज बनकर दौड़ रहे अवैध खनन से भरे डंपरों के खिलाफ उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यानी कि आज धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं किच्छा विधायक बेहड़ ने रुद्रपुर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने का ऐलान करते हुए कहा कि किच्छा सहित पूरे उधम सिंह नगर जिले में अवैध खनन से भरे डंपरों के कारण दर्जनों मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं और राज्य सरकार और उसका पूरा अमला इस मामले पर सो रहा है। विधायक बेहड़ ने पुलिस प्रशासन पर उक्त अवैध खनन से भरे डंपरों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण डंपर वाहनों में की जा रही ओवरलोडिंग के चलते क्षेत्र में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। परिवहन विभाग के मानकों के अनुसार ही डंपरों में खनन सामग्री भरी जानी चाहिए और ओवरलोडिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए ताकि आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। ये जो डंपर चल रहे ओवरलोडिंग चल रही है, जिसके कारण सड़कें लोगों की जाने जा रही हैं, टूट रही हैं, हजारों लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। चलता फिरते ये यमराज हैं ओवरलोडिंग डंपर, इनके खिलाफ हमने कल धरने पर बैठने का ऐलान किया है। कल एसएसपी ऑफिस के बाहर 11 से 1 बजे धरने पर बैठा जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा और इसको हर हालत में रोका जाएगा। ये ओवरलोडिंग के कारण हजारों लोगों की जान जा चुकी है, सड़कें टूट रही हैं, चाहे गांव के लिंक रोड हो, चाहे अवैध खनन हो, चाहे वैध खनन हो, चाहे स्टोन क्रशरों से जाने वाला खनन का काम हो, रेता है, बजरी है। तो कम से कम जो सरकार के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा जो लोडिंग जिसमें जितनी है अनिवार्य, उतना ही ट्रक में लोड पड़े, ओवरलोडिंग बंद हो, इसके खिलाफ में दोबारा प्रदर्शन। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।